चाइनीज में भी दो पॉइंट्स होते हैं, वो जब हम मेडिटेट करेंगे तो मैं इसके बारे में बात करूंगी। ओके। आप क्लियर है? यस मैम। और ये जो जहाँ पे आप आइस की दो पॉइंट्स बनाते हैं ना, वहां पे हमारी एक मेडिटेट शुरू होती है। आपने जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस सीखा था, अब हम उस देखेंगे कि वहां पे आसपास आपको चाइनीज की मेडिटेंस मिलेगी। ओके मैम। ठीक है। सारी मेडिटेंस की लोकेशन हम कैसे देखेंगे? कॉरेस्पॉन्डेंस की हेल्प से देखेंगे। ओके। ओके, क्योंकि यिन जो यांग मेरिडियन है वो ऊपर से स्टार्ट होता है फ्रॉम द नेल्स ऑफ आवर फिंगर। चलिए, अब आज हम ऑर्गन क्लॉक की बात करने वाले हैं। मैम एक सेकेंड, और मदर चाइल्ड, जब मदर चाइल्ड रिलेशन आपने बोला था और उसमें बोला था टोन और सिडेट का, तो अगर हमें वुड को टोन करना है, वुड को सिडेट करना है, तो नहीं सॉरी, वुड को अगर टोन करना है तो हम फायर को सिडेट करेंगे, आपने ये बताया था। किसी भी मेरिडियन को, ये आगे मैं फिर से बताऊंगी, किसी भी मेरिडियन को टोन करना है तो उसके मदर पॉइंट को टोन करते हैं, और किसी भी मेरिडियन को सिगेट करना है तो उसके सन पॉइंट को सिगेट करते हैं। मनतेज, अभी ना ये सब मैं आगे दोबारा से बताऊंगी जब हम मेरिडियंस पर आ जाएंगे ना, विल बी टॉकिंग अबाउट इट अगेन। एक बार जो जितना समझ आया, अगर हमें वुड को टोन करना है तो हमें वाटर को टोन करना पड़ेगा, और अगर वुड को सिडेट करना है तो हमें फायर को सिडेट करना होगा, राइट? मैम लेकिन वुड को टोन करने में तो हमें वुड को टोन करना पड़ेगा और फायर को सीधे करना पड़ेगा। तभी मैं कह रही हूँ इसके बारे में अभी बात मत करो, जब मेरिडियंस पे आऊंगी फिर से एक्सप्लेन करूँ। मैम सारी मेरिडियंस टिप से तो नहीं शुरू होती है मैम, जो यांग है कि वो ऊपर से नीचे फ्लो रहता है, एनर्जी फ्लो, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि टिप से शुरू होती हैं सारी मेरिडियंस। ये वाला डाउट भी क्लियर करूंगी अंजलि। ओके। बहुत सारे लोगों को यही चीज नहीं समझ में आती, ये डाउट मैं क्लियर करूंगी। मैम, जब और हमें कितने पॉइंट्स अराउंड, और कितने पॉइंट्स अराउंड याद करने पड़ेंगे कि हाँ ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ हर एक में अराउंड 40-50 पॉइंट्स हैं 300 समथिंग। हर एक मेरिडियन में देखो, हर एक मेरिडियन में जो है 5 शू पॉइंट्स होते हैं। मेन हमें 5 शू पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। वो 5 शू पॉइंट्स के अलावा उस मेरिडियन में पैसेज पॉइंट होता है, जीक लेफ्ट पॉइंट होता है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट। अराउंड 70-80 याद करने पड़ेंगे, मतलब कह सकते हैं हम, यानी इससे भी ज्यादा। कम से कम 100 पॉइंट्स याद करिए आप ना। याद करने होंगे या प्रैक्टिस से याद होते हैं? वो ऐसे तो याद होते ही नहीं है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी वो हमें पता नहीं, आपको चलेगा। एक बार, अब जैसे मैम ने बोला UB64, अब आपको UB64 पता तो होना चाहिए, यूबी नहीं सॉरी, GB64, तो हमें वो पता करना होगा कि यहाँ पे है GB64। मैम जैसे कि ये मास्टर पॉइंट्स होते हैं, वैसे मास्टर पेशेंट भी ढूंढना पड़ेगा जिसपे सब सब चीज अप्लाई कर सकते हैं। पियोल पॉइंट्स का जो डायग्राम है उसको तो विजिट करना ही पड़ता है बार बार, नहीं मैम? सबके सब बोलते हो, मैं सबको सुनूंगी, जब मैं बोलूंगी तब तुम लोग सुनना, ठीक है? अभी बहुत ज्यादा भागने की कर रहे हो, सबके सब आराम से चलो, सब सिखा दूंगी। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वहां तक मैं अभी नहीं आई हूँ, जब आऊंगी तब सब सिखा दूंगी। अच्छा, एक और बात मैम, हम सारे शू पॉइंट्स वगैरह सब इसी में करेंगे या डिप्लोमा में भी आएंगे काफी कुछ पॉइंट्स? अभी तो देखो, आपको सिखाना शुरू करूंगी, चाइनीज का बेसिक डिप्लोमा तक जाएगा। डोंट वरी, अगर मैं एकदम से भागूंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग भी भाग जाओगे, फिर मैं खाली क्लास में बैठूंगी। तो इतना मत भागो कि आपको भागना पड़ जाए यहाँ से। रिलैक्स, सिखाऊंगी, एक एक चीज सिखाऊंगी।
और सब याद हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये ऑर्गन क्लॉक है। ऑर्गन क्लॉक को ऐसे नहीं दिखाना, दूसरी बुक खोलनी पड़ेगी मेरे को। नहीं, हर मेरिडियन में अलग अलग नंबर ऑफ एक्यू पॉइंट्स होते हैं। जैसे लंग्स में 11 है, लार्ज इंटेस्टाइन में 20 है, तो हर मेरिडियन में अलग अलग एक्यू पॉइंट्स है। लेट मी सी कौन सी बुक खोलूं। मैम वो जो आपकी अपनी वो जो आपकी वाली बुक है ना, उसमें था आपका ऑर्गन क्लॉक। उसी में, हाँ वहीं जा रही हूँ। हम्म। 12 मेरिडियंस आपको मालूम हो गई कौन कौन सी हैं? ठीक है। अब उन 12 मेरिडियंस का चाइनीज ने कहा कि इनका ऑर्गन क्लॉक होता है, यानी कि हर एक मेरिडियन 2-2 घंटे के लिए चार्ज होती है। ठीक है, जिसमें से 1 घंटा तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, दूसरे 1 घंटे में उसकी एनर्जी कम होती है। ये आपका जो है ऑर्गन क्लॉक है। ऑर्गन क्लॉक में जो है हम टाइम शुरू करते हैं लंच से, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में, जब हमें कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है। ठीक है। अब ये जो ऑर्गन क्लॉक है, अब जो है आप अमेरिका में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो, जिस देश में हो, जिस जगह पर हो, उनके टाइम के हिसाब से चलेगा। ठीक है, आईएसडी एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां पर भी बैठे हो वहां के समय के हिसाब से। क्लियर है? तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वहां पे हमारे लंग्स एक्टिव होते हैं। देखो, हमारे भागवतम में भी ये चीज लिखी है कि 2-2 घंटे के लिए जो है सन की एनर्जी चेंज होती है। हमें तो सन रेज नजर आती है, हमें लगता है सब एक समान है, एक समान नहीं है। भागवतम कहता है कि 2-2 घंटे में जो सूर्य जो ऊर्जा हमें दे रहा है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है। तो जो है हमारे जितने भी मेरिडियंस हैं, उन सब की क्वालिटी क्वांटिटी एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है। तो सूर्य जिस समय में जिस प्रकार की ऊर्जा देता है, उस समय वो वाला रिस्पेक्टिव ऑर्गन जो है अपने आप एक्टिव हो जाता है। ठीक है। अभी तो ऊपर ऊपर से सीखो, बाद में ना आप लोग ये भी सीखोगे एडवांस में कि इसको यूज करके हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो सुबह 3 से 5 के बीच में आपके लंग्स मेरिडियन एक्टिव होते हैं। इसलिए हमारे में क्या होता है कि सुबह 3 से 5 बजे हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होती। इनहेल एक्सेल, प्राणायाम क्या है? इज ऑल अबाउट इनहेल एंड एक्सेल, है ना? जो भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, वो क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो उनके लिए बेस्ट टाइम क्या होता है? मॉर्निंग 3 to 5। तो इस समय में एक मुहावरा हम सुनते थे कि भगवान अक्कल बांट गए थे तो तुम सो गए थे। आज के टाइम पे हम सब सो गए होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जितने भी सेल हैं, उनके पास O2 की सप्लाई बहुत अच्छे से जानी चाहिए। अगर लंग्स डेफिशिएंट है तो O2 की सप्लाई भी डेफिशिएंट हो जाएगी, ओटीपी नहीं बनेगा, हमारी एनर्जी वीक हो जाएगी। तो जो लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करते हैं या प्राणायाम करते हैं, वो शाम तक नहीं थकते। और जो सुबह 9-10 बजे उठते हैं आराम से, है ना, वो शाम होते होते थक जाते, इनको फिर से नींद आ जाती। क्यों? क्योंकि और लंग्स एक्टिव नहीं थे,
O2 की सप्लाई प्रॉपर सारे ऑर्गन्स को नहीं मिली। तो चाहे आप प्राणायाम ना करो, लेकिन सुबह 3 से 5 के बीच में उठकर बैठ जाना चाहिए। बैठे बैठे आंख बंद करनी, कोई बात नहीं। आप वर्टिकल पोजीशन में आ गए तो लंग्स क्या है, इजीली एनर्जी लेना शुरू कर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है 5 to 7 AM। इस बीच आपका पेट अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। गो फॉर द मोशन। हल्का कोसा पानी पियो, जबरदस्ती। एक तो उषा पान के नाम पे काफी कुछ हो गया कि 2 गिलास पानी पियो, 1 लीटर पानी पियो, ऐसा कुछ नहीं करना है। पानी पीने का बेस्ट टाइम होता है आफ्टरनून। ओके, इस समय आप लोगों को प्यास नहीं लगती क्योंकि एनवायरनमेंट आपका कैसा है, ठंडा है, बहुत गर्म नहीं है। तो पानी गुनगुना पियो और उतना ही पियो जितनी पेट में जरूरत हो। हम सबकी बॉडी की एनर्जीज डिफरेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी। जितनी जरूरत लगे उतना पानी हल्का गुनगुना पी लो, और बिना ब्रश के पीना है क्योंकि जो मुंह का सलाइवा है वो अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो ब्रश करने के बाद पानी पियो ना पियो कोई फर्क नहीं पड़ता। हल्का गुनगुना गार्गल करके पानी को स्वेलो करने का जो मकसद है, हमारे पास जो अमृत है वो मुंह का सलाइवा होता है सुबह सुबह का। इस अमृत को बाहर थूकना नहीं है, इसको अंदर स्वेलो करना है, और उसके बाद गो फॉर द मोशन। और कुछ लोग आप किसी पेशेंट से पूछोगे आर यू कॉन्स्टिपेटेड, वो कहेगा नहीं। रोज पेट साफ हो जाता है। कितने बजे होता है, किसी का शाम को होगा, किसी का दोपहर को होगा, किसी का रात को होगा। तो दे ऑल आर कॉन्स्टिपेटेड। हमेशा याद रखना, एक तो सुबह के 5 से 7 के बीच में, और पहले होता था कि 2 बार होना चाहिए, शाम को 5 to 7 भी ओके है, लेकिन मॉर्निंग में जरूर होगा। फिर इवनिंग में आप सेकंड टाइम में 5 से 7 के बीच में होगा है तो इट्स ओके। एम आई क्लियर विद दैट? तो मॉर्निंग में 5 to 7 के बीच में आपका पेट साफ होना चाहिए, तो आप हेल्दी हो। अगर पेट साफ नहीं होता है तो आप हेल्दी नहीं है। स्टमक का टाइम है 7 to 9 AM। मैंने सुना है आज भी गांव में सुबह सुबह नाश्ता हो जाता है मॉर्निंग में, और हम लोग तो सुबह कुछ खाते ही नहीं, देर से उठ गए, लेट हो जाएंगे, चाय पिया और भाग गए, और फिर देखो हर दूसरे बंदे को एसिडिटी है। इस समय में आप जितना मर्जी फैट खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हैवी फूड आप खा सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका मेटाबॉलिज्म बेस्ट होता है। देखो अगर आपने गैस पे सब्जी बनानी है तो यू विल टर्न ऑन द बर्नर, गैस जलाओगे तभी सब्जी पकेगी। गैस ऑन नहीं है तो सब्जी पक सकती है? नहीं पक सकती। इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि मॉर्निंग में जब सनराइज हो रहा है उसी समय हमारे स्टमक में HCl एक्टिव हो जाता है। तो इस समय में आप चाहे छोले भटूरे ही क्यों ना खा लो, वो भी आपको हजम हो जाए। इस समय में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, तो इस समय में बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खाना चाहिए। Then your digestion takes 7 to 8 hours। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 समय का भोजन करो, एक तो सुबह 7 से 9 बजे के बीच में, फिर शाम को जो है 7 to 9 के बीच में। इनफैक्ट अगर हम इसको टाइम के हिसाब से ना चले तो विंटर्स में 5 to 7 हो जाता है। सनसेट होने से पहले आपको भोजन करना है, क्योंकि जो गैस ऑन होती है, जो आपको एनर्जी चाहिए, वो सनलाइट है। अगर सनलाइट नहीं है, सनसेट हो गया है, तो आप जो भी खाएंगे वो सब वेस्ट है, डाइजेस्ट नहीं होंगे।
Okay. Then spleen is your 9 to 11 a.m. अगर देखो बाकी के ऑर्गन्स में जो है आपका डाइजेशन टेक 7 to 8 आवर्स, तो हम इन बिटवीन कभी कुछ नहीं खाते। आजकल चाय पीने का फैशन हो गया। अब चाय है तो साथ में मट्ठी भी खा लो, समोसे खा लो, है ना, बिस्किट खा लो। नहीं, वी शुड नॉट ईट एनीथिंग इन बिटवीन। आफ्टरनून में हम फ्रूट खा सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि फ्रूट लाइट होते हैं, हम डिनर में खा लेंगे। दिस इज टोटली रॉन्ग। आपके फ्रूट्स को भी डाइजेशन में उतना ही टाइम चाहिए। तो ये याद रखना कि फ्रूट्स और योर मील दोनों को हम एक साथ नहीं खा सकते। बुफे सर्व होता है ना, पहले फ्रूट भी दे देंगे, फिर सैलेड भी दे देंगे, अब स्टार्टर्स भी खा लो, अब मेन कोर्स खा लो, फिर से डेजर्ट खा लो, है ना। उसके बाद 2 दिन पेट पकड़ के बैठ जाओ, डाइजेशन वीक हो गया। तो जो तरीका खाने का है, देखो सैलेड भी फूड के साथ नहीं खाना चाहिए। तो आप दोनों में एक दिन सैलेड खा लो, एक दिन फ्रूट खा लो, लेकिन सारी चीजों को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। यू विल बी इन द प्रॉब्लम। और स्प्लीन जिन लोगों की डेफिशिएंट होती है उनको डायरी प्रोडक्ट्स कम लेने चाहिए। स्प्लीन की डेफिशिएंट होती है जिनके बलगम ज्यादा बनता है। मैम क्या कम लेना चाहिए? डायरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स को जो है कम, डेट। ठीक है, दही जो है जितना हो सके कम। और हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स में नमक नहीं डालते। आजकल हम रायता बनाते हैं, दही में नमक डाल देते हैं। आप दही में चीनी डाल के खाओगे इज गुड, दही में नमक, दूध में नमक नहीं। आजकल तो पनीर की रेसिपी में भी जो है ना दूध डाल देते हैं, नमकीन सब्जियों में। हम पर छाछ में तो नमक डाल के पीते हैं। छाछ इज डिफरेंट। नहीं, छाछ के प्रोडक्ट तो वही है। अंदर देखो जो कर्ड है ना, आपने उसको अच्छे से वो किया, क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, पानी डाल दिया, फिर उसमें हम डालते हैं अजवाइन और जीरा मसाला। ओके, तो अब उसकी जो देखो दही की तासीर जो है वो गर्म है, और जो छाछ है उसकी तासीर हो जाती है ठंडी, क्योंकि अब इसमें आपने पानी मिक्स कर दिया, खूब पानी बन जाता है ना। फिर जो अजवाइन मसाला और जीरा पाउडर हम डालते हैं, है ना, उससे उसकी तासीर और भी ठंडी हो जाती है। कायदे से उसमें भी नमक हम ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा डाल सकते हैं, क्योंकि वो गर्मियों के लिए ठंडा करने के लिए आप पी मैम दही। दही तो प्रोबायोटिक होता है। अगर किसी का स्प्लीन वीक है तो उसको, अगर, क्योंकि विमेन्स के लिए तो प्रोबायोटिक इज लाइक गुड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो फिर उसकी जगह क्या लेना चाहिए? आप स्प्लीन को ठीक करो ना, आप ये क्यों सोच रहे हो स्प्लीन वीक हो गई तो हम खाएंगे ही नहीं। लेकिन जब तक स्प्लीन आपका वीक है तब तक आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, और जब हम स्प्लीन का ट्रीटमेंट करेंगे, हेल्दी हो जाएंगे, देन यू कैन हैव इट। ओके, और जो छाछ है और जो दही है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आपने उसको बनाकर उसकी तासीर गर्म से ठंडी कर दी। दही की तासीर गर्म होती है। किसी को बहुत ज्यादा बलगम बन रहा है तो हम उसे दही खाने से मना करते हैं। लेकिन अगर फ्रेश दही जमी है, फ्रिज में नहीं रखी है, उसमें जो हम काली मिर्च का पाउडर डालकर खाएं तो वो फायदा करेगी। अब उसमें नमक नहीं डालना है। ओके, सिर्फ काली मिर्च को स्प्रिंकल कर दो उसको, और फ्रेश जो जमी हो और फ्रिज में ना गई हो तो आप उसको खा सकते हैं, वो आपको बेनिफिट करेगी। अगर आप जमा कर फ्रिज में रख देते हैं फिर अगले दिन खाते हैं तो उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा। फाइन।
then your heart is 11 a.m. to 1 p.m. हम एक और चीज थी, जो फ्रूट्स है, तो वो हम फ्रूट्स मिक्स वैरायटी के एक साथ खा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि मिक्स वैरायटी के एक साथ नहीं खाने चाहिए। सीजनल ये होना चाहिए, खा लिया तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करो एट अ टाइम, आज एप्पल खा लिया, कल ऑरेंज खा लिया, पर एक साथ भी खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड इट हैज टू बी सीजनल। आप ऑरेंज के साथ मैंगो नहीं खाओ, अभी ऑरेंज का सीजन आ गया, मैंगो का सीजन खत्म हो गया, मार्केट में आपको मैंगो मिल जाएंगे। ओके, तो आप जो है सीजनल फ्रूट ही खाओगे, चाहे आप 2-3 एक साथ खा लो, चाहे आप एट अ टाइम एक ही फ्रूट। ओके, और 11। शायद तो टेस्ट के हिसाब से भी कि मीठे फ्रूट्स आप खा सकते हो, खट्टा मीठा इकट्ठा नहीं खा सकते, ऐसा कुछ होता है ना कि एक ही टाइप ऑफ टेस्ट के फ्रूट्स एक बार खा सकते हो आप, सेम टाइप्स के। I am not so sure about it, so I will not talk about it. Right now, 11 a.m. to 1 p.m. is heart. Heart means pumping of your blood circulation. Always remember, इस टाइम पर कभी भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी और जिम अवॉइड करना है, क्योंकि देखो हार्ट की एनर्जी अच्छी हो गई, हार्ट ऑर्गन आपका चार्ज हो गए। ओके, और उस समय में अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आपका सर्कुलेशन डबल फास्ट हो जाएगा, और ऐसे में हादसे हो जाते। आप देखो जिम में कितने हादसे हुए हैं ना, हार्ट अटैक एकदम से हो जाता है। ओके, मैम नॉर्मली इसी टाइम लोग जिम भी जाते हैं, मतलब जो सुबह वाले रहते हैं। अब सुबह सुबह तो उठ नहीं पाते हैं, Yes. इस समय बिल्कुल भी जिम नहीं जाना चाहिए, जस्ट बी पर्टिकुलर अबाउट इट। और जो आफ्टरनून फूड है वो 1 PM to 3 PM, जिनको आदत है 3 समय भोजन करने की, योगा कर सकते हैं। योगा इज फॉर योर लंग्स, ठीक है, योगा कर सकते। योगा तो खाने के 2 घंटे पहले और नहीं करते हैं ना, क्या खाना खाने के 2 घंटे बाद ही करते हैं ना, 2-3 घंटे के बाद में योगा? योगा, और खाना खाने से पहले भी शी गैप इज होता है। पर्टिकुलरली आस्किंग कि इस समय में अगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो क्या योगा कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। बाकी यस, योगा अगर आप कर रहे हैं तो बी श्योर कि 2.5 से 3 घंटे तक से पहले तक आपने कुछ ना खाया हो। लेकिन आपने बहुत ही लाइट फूड खाया है, जैसे दलिया हो गया, इजीली डाइजेस्ट हो गया, है ना, कोई फ्रूट खाया है, तो आप 1-2 घंटे के बाद भी कर सकते, ठीक है। तो मैम जिम का भी कोई टाइम है, मीन्स मतलब हार्ट के टाइम हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैम किस टाइम कर सकते हैं? 7 to 9 ठीक है, 5 to 7 भी ठीक है, 3 to 5 में नहीं कर सकते। ओके, 3 to 5 एंड 11 to 1। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। देखो जिम तो इंडियन जो एनवायरमेंट है ना, इंडियन जो क्लाइमेट है उस हिसाब से जिम है ही नहीं वैसे, पर आजकल बच्चे समझते नहीं, उनका फैशन है, नहीं समझा सकती, क्या करूँ। यस मैम, दैट्स क्या मैं पता, पूछ रही। यस। आजकल यंग बच्चों में ना एक फैशन है, हम ना जिम जाते हैं, हम कर्ल जाते हैं, तो अब क्या करोगे? हाँ, और तो अगर मना करेंगे तो वो पूछेंगे ना फिर हम कब करें। हमारे एक तो टाइम नहीं है, इवनिंग में लोग करते हैं, इवनिंग में करना ठीक है। देखो मॉर्निंग आपका जो है 3 से लेके 8 घंटे, 3 बजे से लेके जो 8 घंटे आपका वात है, फिर अगले 8 घंटे आपका पित्त है, उसके अगले 8 घंटे आपका कफ है। तो कफ के समय में आप एक्सरसाइज करोगे ठीक है, वात के समय में और वात बनाओगे, फिजिकल एक्टिविटी वात है, तो वात में वात ऐड होगा तो बॉडी पेन्स होंगे, बहुत होंगे। पित्त के टाइम पे देखो, पित्त के टाइम पे हमें भोजन अच्छे से करना चाहिए,
अब 7 to 9 AM जो है वात में पित्त का टाइम है, ठीक है। Yes. 8-8 घंटे को भी ना हम फिर डिवाइड करते हैं, वात में वात आ गया, वात में पित्त आ गया, वात में कफ आ गया। तो वात में जब पित्त आएगा तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। बहुत ज्यादा पित्त होने में एसिडिटी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उस समय फ्रूट खा लो, सूप पी लो, राइट। तो और जो कफ वाला समय है, कहते हैं अगर आपको दूध पीना है तो इवनिंग में पीना चाहिए, डिनर टाइम पर, क्योंकि कफ कफ को मारता है। लेकिन कफ का कंट्रोलर वात भी है, तो इसलिए अगर आप कफ के समय में एक्सरसाइज कर रहे हो इस ओके, बट हम जब भी हैवी खाना खाते हैं उसके बाद एकदम से काम पे नहीं लग जाना चाहिए। फिर खाना खाया वॉक पे चले गए, वो भी नहीं करना चाहिए, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। मैम जो आफ्टर डिनर टहलते हैं लोग, मतलब खाना खा के तुरंत। डिनर के बाद वॉक करना बहुत अच्छा है, लेकिन खाना खाते ही आप वॉक पे चले गए वो गलत है, प्रॉब्लम हो जाएगी। कम से कम हाफ एन आवर का गैप देके देन गो फॉर अ वॉक, और वो भी आराम से स्लोली ग्रेजुअली, फिर उसको जो है वॉक को इंक्रीज कर। देखो जब आपका डाइजेशन होता है ना तो सारी की सारी एनर्जी जो है ना आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस में लग जाती है, उस समय में आप वॉक कर रहे हो, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ऑन हो गया, सर्कुलेटिंग सिस्टम भी ऑन हो गया, वो सारी एनर्जी इधर ऐसे बट गई, तो आपका डाइजेशन वीक होगा कि नहीं होगा? गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए अगर आपने भोजन किया है तो आधा घंटा पौना घंटा बैठो, उसके बाद वॉक पे जाओ, एकदम से नहीं जाओ। और इसलिए हम लोग जमीन पे बैठ के या लेग्स को क्रॉस करके क्यों बैठते हैं? आपकी जो एनर्जी जो आपके स्टमक लेग्स में जा रही है ना, वो सारी आपके एब्डोमिनल मेरिडियन से जो कि आपके लेग्स में जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम लेग्स को क्रॉस करते हैं तो वहां से भी एनर्जी सेव होगी, वो एनर्जी भी कहाँ लगती है? आपके डाइजेशन में लगती है। आपको बहुत एनर्जी चाहिए, जो आप खाना खा रहे हैं खासतौर से जो इंडियन फूड है जो कि इतना हैवी होता है, उसको आपने डाइजेस्ट करना है, तो यू नीड मोर एनर्जी, तो लेग्स को क्रॉस कर लो, तो देखो आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। और आपके देखो एब्डोमिनल जितनी भी मेरिडियंस, वहां पे जितने भी ऑर्गन्स है ना, उनकी मेरिडियंस आपको मिलेंगी पैरों में। अब कल मैं बात कर रही थी पीसीओडी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारे पेल्विक ऑर्गन्स हैं, इनकी मेरिडियंस भी आपको पैरों में मिलेंगी, ठीक है। अब एक बात और सुनो, इसलिए हमें जो ये जो लेगिंग्स और टाइट जीन्स पहनते हैं, ये इंडियन पीपल के लिए नहीं है, वहां से हम क्या करते हैं? सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करते हैं। देखो आप ना अपने हाथों से काम कर रहे हो, मैं आपके हाथों को बांध दूं और बोलो अब काम करो, आपसे काम होगा? आप इरिटेट होगे कि नहीं होगे? तो हमारी सारी एनर्जीज डिस्टर्ब होती है। तो देखो हमारे इंडियन क्लोथिंग में क्या होता है, पैंट की जगह सलवार होती है, वो भी कॉटन की, धोती होती है, पहले लुंगी पहन लेते थे, हमने हमारे हस्बैंड नहीं करते, हमारे बच्चों ने देखा नहीं, हमने देखा है पापा जब काम से वापस आते थे वो लुंगी पहन लेते थे, हाँ आते ही लुंगी पहनते थे, फिर आराम से बैठते थे, फिर जमीन पे सारे के सारे जमीन पे इकट्ठे होके बैठते थे, फिर हम खाना खाते थे। अब तो वो सब चला गया, अब तो अगर आपके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है तो फिर पता नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बिहेव करता है। So always cross your legs, sit properly if you want to have your food, और आप चाहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना हो। अब देखो हर दूसरे बंदे को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो आपका पहनावा अपने देश के हिसाब से रखो,
दूसरों के देखो, जहां बहुत ज्यादा ठंड है वहां पे तो देखो यहाँ पे भी विंटर्स हो जाएगी, तो हमारा मन करेगा टाइट पहनने के लिए कि वहां पे हवा ना लगे, ठंड ना लगे। लेकिन यहाँ पे डोमिनेट ने किया है, समर्स है। 8-9 महीने का तो आपकी गर्मियां है। ओके, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो गई। ब्लैडर, इस समय में लोगों को बहुत प्यास लगती है। अब बताओ, उषा पान ठीक है या संध्या पान ठीक है? जो लोग सारे दिन में छोटे छोटे इंटरवल्स में पानी नहीं पीते हैं उनको इस समय बहुत प्यास लगेगी, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाए। तो कभी भी ये मत सोचना कि सुबह उठते ही पूरे दिन का पानी पीना है, पेट फूल जाएगा, मोटापा आएगा अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हैं तो। पानी कम पीना है क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। आप उसको 80-90 करोगे। हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है? अर्थ। उसके बाद हैवीएस्ट कौन सा है? वाटर। अब 70% तो आपका वाटर है। अब आपने ऊपर से 2 लीटर सुबह सुबह उठ के पानी पी लिया। कुछ लोग जबरदस्ती पी गए होते, वेट लॉस होगा लेकिन पेट फूलना होगा, या थाइज हैवी हो जाएंगी। ठीक है, तो सारे दिन में कुछ कुछ इंटरवल में पानी पीते रहना चाहिए। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पी लो, खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पी लो, है ना। और लेकिन अगर किसी वजह से सारे दिन में आप पानी पीना भूल गए तो 3 से 5 के बीच में आप लोगों को बहुत तेज प्यास लगेगी, और इस समय भी पानी नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन। Then 5 to 7 is kidneys. ठीक है, 7 to 9 is your पेरिकार्डियम। आप देखो, बच्चों को अगर पढ़ाई करवानी हो अच्छे से, देखना उनको सुबह सुबह उठा के बिठाओगे उनको नींद आ जाएगी, उनसे पढ़ाई नहीं होगी। किसी से होती है यहाँ पर? इवनिंग में जो पेरिकार्डियम मेरिडियन है दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन मेरिडियन, इस समय में पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। या 9 to 11 ट्रिपल बर्नर, ये भी आपके ब्रेन से लिंक है इस समय में। यानी कि शाम को 4 घंटे, वैसे तो 1 घंटे से ज्यादा हमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप 100% कंसंट्रेशन के साथ काम करें। अब 11 PM to 1 AM गॉल ब्लैडर टाइम, सबसे ज्यादा हमारा गॉल ब्लैडर वीक है। मैम किडनी के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? Kidney is connected to your urination basically. ब्लैडर किडनी का कॉन्सेप्ट सेम है, आपको प्यास अच्छे से लगेगी, यूरिनेशन अच्छे से होगा, दैट्स इट। इसके बारे में ना अभी जब आप मेडिटेशन सीख जाओगे तो आप देखोगे इट इज कनेक्टेड टू योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आल्सो। दिस इज कनेक्टेड विद योर बोन्स आल्सो। तो जिन लोगों को बैक एक होता है ना उनका इवनिंग में बैक एक सिवियर हो जाएगा। जिनकी किडनीज वीक होंगी वो शाम को थक जाएंगे। ये लोग कहेंगे शाम के 5 बजे के बाद मैं काम नहीं कर सकती, सुबह जितना काम करवाना करवाना। तो समझ जाना उसकी किडनीज वीक है। लो बैक पेन ऑलवेज इंडिकेट्स देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ किडनी। किडनी नॉट एज अ ऑर्गन बट एज अ मेरिडियन। आपकी बालों की, ये सर के बालों की क्वालिटी किडनीज बताते हैं। आपके बाल जितने घने सुंदर हैं उतनी ही अच्छी आपकी किडनी मेरिडियन है। ठीक है, वाटर एलिमेंट है ना, वाटर एलिमेंट इज डेथ। इसलिए जैसे जैसे एजिंग होती है सर के बाल सफेद होने लग जाते हैं, मेरे भी हो गए हैं, है ना।
तो और आजकल देखो छोटी उम्र में बाल सफेद हो गए हैं। तो हमारे देश में पहले माना जाता था, अब मुझे पता नहीं, कि बाल पकने लग जाए तो समझ जाना कि आपके जीवन का काउंटडाउन शुरू हो गया। सतर्क हो जाओ, कभी भी बुलावा आ जाएगा। बोलो क्षमा। किसके लिए? हाँ, किडनी 3 को टोन करो, K3 को टोन करो पैरों में, K6 K7 साथ में टोन करके हो जाएगा। देखो हमारे में ना, आप एक बात को समझो, आपकी बॉडी में जब हम हमारा जन्म होता है, ग्रोथ होती है, तो हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स जो नए बनते हैं, मीना प्लीज, जो नए सेल्स बन गए वो ज्यादा बनते हैं, और जो सेल डाई होते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है। फिर एक स्टैग्नेशन आता है, ह्यूमिडिटी, है ना, अर्थ वाला फेज। उसमें क्या होता है, जितने नए सेल्स बनेंगे उतने ही सेल्स डाई भी होंगे। जब एजिंग प्रोसेस होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स जो नए बन गए वो कम हो जाएंगे, और जो डाइंग सेल्स है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो एजिंग प्रोसेस हमारे फेस पे दिखेगा, हमारे बालों में दिखेगा। ठीक है। अब हमारे में क्या कहते थे, मेल एंड फीमेल दोनों अपने बाल लंबे रखते थे। क्यों रखते थे? अब आपके जो बाल लंबे हो गए हैं, वो किडनी, आप बालों को जितना पैम्पर करोगे आपकी किडनी उतनी अच्छी होगी, आपकी आयु लंबी होगी कि नहीं होगी। फिर नंबर ऑफ सेल्स, अब देखो बाल लंबे हैं तो आपके सेल्स भी तो उतनी ज्यादा आप क्रिएट कर रहे हो ना, नए सेल्स बन गए। अब हम जो है हर महीने बाल ही कटवा कर आ जाते हैं, है ना। तो नए सेल्स की ग्रोथ को तो हम रोक रहे हैं ना, कि हमें और सेल्स नहीं चाहिए बॉडी के लिए। ये क्रिएटिंग सेल है ना आपके, है कि नहीं? ट्रिम ट्रिम तो कराना ही आता है। तो देखो, ट्रिम करने का भी ना एक तरीका होता है। मैं हमारे इंडियन के हिसाब से बताऊं, अगर पूर्णमासी के बाद बाल कटवाए तो बाल लंबे नहीं होंगे। अमावस्या के बाद बाल कटवाओगे तो जल्दी लंबे हो जाएंगे। अगर लॉजिक क्या है मैम? हल्की से ट्रिम कर रहे हो तो। मैम people with longer hair are more healthy. यस, पीपल विद लॉन्गर हेयर आर मोर हेल्दी। सेकेंडली, उनकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है। मैम अभी ट्रेंड में तो शॉर्ट बॉब हेयर्स है, तो मतलब पर दे आर हेल्दी। क्या कह रहे हैं नीलम? मैं ये कह रही हूँ कि अभी ट्रेंड में तो बॉब बॉब कट है, बट दीज पीपल आर हेल्दी। पूछ देगा एक बार उनसे कितने हेल्दी हो। They may be healthy मैम, but comparison में शायद देखो, डी हमारे बॉडी में ना डीजेनरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। एक तो हम एसेंस लेकर आए दो किडनीज के बीच में, किसी का अगर वो बहुत अच्छा है तो ज्यादा इफेक्ट उनमें नहीं दिखेगा, लेकिन किसी का अच्छा नहीं है तो दिखेगा। ओके। तो किडनी एसेंस के पॉइंट्स कल हेमलता ने आप लोगों को शेयर किया था, मुझे अच्छा लगा, ग्रुप में डाले थे। आप लोग उसको जो है लगा सकते हैं। अब जो है, मैं बात कर रही थी गॉल ब्लैडर मेरेगेन। हमारी बॉडी में रोज पूरे दिन में जो भी हम काम करते हैं, थकते हैं, जो भी वियर और टियर होता है, वो उसका रिपेयरिंग प्रोसेस जो है वो रात को 11 से 1 के बीच में होगा। ठीक है। तो इस समय में हमें आराम करना चाहिए। अब हम आराम ना करके पार्टीज जा रहे हैं, या ऑफिस का काम देर तक कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी गॉल ब्लैडर और लीवर क्या है, विंग है। विंग जब डिस्टर्ब होगी, आपने देखा कुछ लोगों को पागलों की तरह गुस्सा आता है। अब गुस्सा आए तो कुछ ना कुछ तोड़ के ही मानेंगे, इनके हाथ में कुछ दे मत देगा।
और पुराने जमाने में कहते थे भूत आ गया इसको, वो भूत ही हो जाता है ना, इंसान पागलों की तरह चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है इन लोगों में आते हैं जो बहुत ज्यादा देर से सोते हैं। आजकल देखो बच्चों में बहुत गुस्सा है ना, एकदम से रिएक्शन आता है, आपने ऐसे कैसे कह दिया। और हमें तो माँ बाप कुछ भी कह देते थे, हमारा रिएक्शन आता ही नहीं था, है ना। तो आजकल बच्चों में ये भी बहुत फैशन है कि पढ़ाई हम रात को कर सकते हैं, ना शाम को करेंगे ना सुबह करेंगे। तो देखो वियर एंड टीयर स्पीड अप हो गया, रिपेयर नहीं हुआ। क्यों रिपेयर नहीं हुआ? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स, जीबी मीन्स ग्रोथ हार्मोन्स भी है, गॉल ब्लैडर भी है, ग्रोथ हार्मोन्स भी है, याद रखना। आपका अगर हम इस समय में रिलैक्स नहीं है, सो नहीं गए हैं, आइज बंद नहीं हुई है, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स काम नहीं करेगा, रिपेयर नहीं होगा। तो देखो डीजेनरेटिव प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा कि नहीं होगा। इसलिए इस समय में सोना बहुत जरूरी है। देन लीवर 1 AM to 3 AM, इस समय में हम और भी गहरा सो जाते हैं। देखो ये रात के 12 बजे से जो है आपका वात का टाइम शुरू हो जाता है। आपकी आयुर्वेदिक की हैंडबुक देखना, पीछे लिखा हुआ है। हाँ इसमें पीछे है। हाँ 12 से लेके 8 बजे तक आपका वात है, फिर 8 से लेके अगले 8 घंटे आपका पित्त है, सुबह के 8 बजे से लेके, ठीक है। फिर 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक कफ है। तो मैंने क्या कहा, कफ के टाइम पर आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, वॉक करो, ठीक है। और वात के टाइम पे मैं क्या कह रही हूँ, सो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी वात जाता है। इस समय आप नाच रहे हो, गा रहे हो, भाग रहे हो सड़कों पे, जो आजकल बच्चे करते हैं। तो वात में जब वात बढ़ेगा तो वो पागलपन के सिम्टम्स लेकर आएगा। हमारे हिंदुओं में कहते थे, स्पेशली विमेन को बोलते थे कि बाल खोल के रात को घर से बाहर मत निकलो। देखो वात में वात आएगा तो एक इंसान पागल होगा कि नहीं होगा। तो इस समय में हमें वात के टाइम पर हमें कफ वाली एक्टिविटी करनी है, तो वात बैलेंस्ड रहेगा। और कफ वाले समय में हम वात वाली एक्टिविटी करेंगे तो कफ बैलेंस्ड रहेगा। ओके, तो ये ऑर्गन क्लॉक के बारे में है। दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्गन क्लॉक, ठीक है। मैम ये ट्रिपल बर्नर 9 PM to 11 PM, इसमें क्या करना चाहिए? ये दोनों आपके ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज है, एक आपका एंडोक्रीन ग्लैंड से, एक ब्रेन है। ट्रिपल बर्नर इज योर एंडोक्रीन ग्लैंड्स, पेरिकार्डियम इज योर ब्रेन मेरिडियन। तो इस समय में मैंने कहा कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गन क्लॉक, ठीक है। ये ऑर्गन क्लॉक आपको याद करना है कि लंच के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूबी, किडनी, पेरिकार्डियम, ट्रिपल बर्नर, गॉल ब्लैडर एंड लीवर। ये इस सीक्वेंस में आपको याद करना है, ठीक है। अब इसमें जो है एंटी ऑर्गन क्लॉक भी होता है, यानी कि लंच का टाइम है 3 AM to 5 AM। तो 3 PM to 5 PM में आपकी लंच की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और मॉर्निंग 3 AM to 5 AM में आपकी ब्लैडर की एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉक भी हो गया। हाँ बिल्कुल रिलेटेड है, ज्ञान तो इंडिया से ही गया था ना, उन्होंने उसको अपनी भाषा में बोला, बात वही मैम है। ये मैम ये वात पित्त कफ का कोई बुक है?
हाँ है, चरक संहिता है आयुर्वेदा की। उसमें बहुत कुछ है। समझ में नहीं आएगा। हम्म, आपकी इलाहाबाद संस्थान में चरक 1 चरक 2 है, उसमें भी काफी सरल भाषा में लिखा हुआ है, वो आप ले सकते हो। नहीं, अपने हिसाब से नहीं लिखा है, सरल भाषा में। हाँ, क्योंकि वो चीजें, वो किताबें मेरे पास भी हैं। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। जो अग्रवाल सर ने जगत में जो वाद पे कफ लिखा है, वो बहुत सरल हमारे लेवल पे आके लिखा है। इसमें चरकवाल में, चरकवाल में बहुत सारी चीजें अग्रवाल सर ने बहुत अच्छे से समझाई। अब आपकी बुक मेरे, मिलेगी कहाँ पे? हाँ जी, ये बुक मिलेगी कहाँ पे? चरक 1 चरक 2 अमेजोन पे मिल जाएगा। अमेज़न पे मिल जाएगी। देखिए, एक चीज याद रखो, आपने ना एक फोन खरीदा, ठीक है, फोन की बैटरी कहाँ होती है? पीछे होती है, जैसे हमारी 2 किडनीज में है। लेकिन उसे डेली हमें चार्ज करना पड़ता है। अगर आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी है तो 3 से 5 बजे जरूर करें सुबह, ठीक है। तो आपके पास 2 किडनीज के में जो आपकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ से सारे ऑर्गन्स में सर्कुलेट होती है, ठीक है। ये एसेंस किस किस के पास गया? क्रिएशन साइकिल में आप देखोगे तो पहले लीवर के पास गया, लीवर के बाद हार्ट के पास गया, फिर स्प्लीन के पास गया, फिर लंग्स के पास गया और वापस किडनी में आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सारे ऑर्गन्स के पास जो बैटरी आ गई उसको चार्ज भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ। तो इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए एक इनसे वायरिंग निकली, जिसको हमने बोला मैग्नेट। ये जो है रिस्पेक्टिव ऑर्गन के आसपास से निकलती है, और जो है इसका फर्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट आपको नेल के पास में मिलेगा। याद है मैं कहती थी कि हमें नेल पेंट्स नहीं लगाना चाहिए, एनर्जी पेनिट्रेट नहीं होती। तो जो चार्जर है हमारा, वो हमारे नेल्स है। जितनी भी मेरिडियंस है, उसका या तो पहला पॉइंट या आखिरी पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? नेल्स के पास में मिलेगा। और इन पॉइंट्स को हम कहते हैं जिंगवेल पॉइंट्स, जिंगवेल पॉइंट्स। हाँ, एक जिंग बार दोबारा रिपीट करना वेल, पूरा। रामदेव बाबा भी ये सिखाते हैं ना आपको, वो आपके जिंगवेल पॉइंट्स, आपकी जो है बैटरी चार्ज करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हाथों के नाखून के कॉर्नर्स में या पैरों के नाखून के कॉर्नर्स में आपको हर मेरिडियन का या तो पहला या आखिरी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और यहां से एनर्जी पेनिट्रेट होकर जो है आपके रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक जाती है, और वो ऑर्गन्स आपके चार्ज होते हैं। और इसी वजह से चाइनीज एक्यूप्रेशर में ये जो 5 शू पॉइंट्स होते हैं, आपके नेल्स से शुरू होके हाथों में एल्बो तक, पैरों में घुटने तक होते हैं। और इन्हीं 5 शू पॉइंट से हम जो है हर बीमारी का इलाज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड
ठीक है, एसेंस से बना है, ठीक है। यहीं से डिजीज आएगा, कहाँ से आएगा, जहां से एनर्जी चार्ज हो गई है, डिजीज भी यहीं से एंटर करेगा। यहीं से ही मैन इज क्योर, इन्हीं मेडिसिन के द्वारा आपकी जो है इलाज होता है, यहीं से जो है पैथोजेंस भी एराइज होते हैं। तो ये आपके जो है 12 मेडिसिन के 5 शू पॉइंट्स, इसी के द्वारा डिजीज भी एंटर होता है और इसी के द्वारा हम उनका इलाज भी करते हैं। तो हर मेरिडियन का जो है अपने अपने 5 शू पॉइंट्स होते हैं। हर मेरिडियन का अपना विंड पॉइंट होगा, वुड पॉइंट होगा, फायर पॉइंट होगा, अर्थ पॉइंट होगा, मेटल पॉइंट होगा, वाटर पॉइंट होगा। तो 12 मेरिडियंस है तो 60 पॉइंट्स तो यही हो गए, है ना। इसके अलावा भी दूसरे शू पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी मेरिडियंस, और आपकी मेरिडियंस का फर्स्ट पॉइंट जिसको हम जिंगबेल पॉइंट कहते हैं, और ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, नाखून के आसपास मिलेगा। कभी कोई अचानक से रोग आए, हार्ट अटैक क्या आता है, अचानक से आता है ना। अचानक से किसी को मृत्यु के दौरे पड़ गए, अचानक से जो है स्ट्रोक आ गया, तो उस समय हम क्या करेंगे, अचानक से जो कोई भी सडन डिजीज हो गया, अचानक से कोई बेहोश हो गया, है ना, अचानक से जो है कोई कोमा में चला गया, तो हम क्या करेंगे, उसके जिंगबेल पॉइंट्स पर प्रेशर देंगे। तो वो जो है क्या होता है, हमारी फोन की बैटरी जब डेड हो जाती है, हम बात करते करते क्या होता है, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। तो बैटरी जो है अगर डेड हो जाएगी, चार्ज नहीं हुई, तो क्या होगा, रिस्पेक्टिव मेरिडियन, रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। ठीक है। तो इमीडिएट जो भी इमरजेंसी वाले डिजीजेस होते हैं, जो भी सडन आएंगे, उनका ट्रीटमेंट हम कहाँ से करेंगे, जिंगबेल पॉइंट्स। मैम किसी, देखो, भावना ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किसी को अचानक से कोई बेहोश हो गया, अचानक से कोई भी बीमारी आ गई, अब कैसे जानोगे कि कौन सी मेडिकेट का जिंगबेल पॉइंट को प्रेस करना है, सारे प्रेस करके बैठ जाओगे, टाइम क्या हुआ है उस समय। नहीं नहीं, हार्ट अटैक में बहुत टाइम होता है काम करने के लिए। किसी को किसी भी प्रकार की सडन बीमारी हुई, तो सबसे पहले देखो क्या समय हुआ है। सपोज किसी को सुबह 11 बजे हुआ, हार्ट का टाइम है, तो हार्ट के जिंगबेल पॉइंट पर करोगे। मैम जैसे सुबह हुआ अगर 3 से 5 के बीच में, तो फिर लंग्स को। फिर लंग्स ही करोगे, फिर हार्ट पर नहीं जाओगे। हार्ट को ऐड कर लो क्योंकि हार्ट अटैक है, यस मैम। ले लो, लेकिन टाइम को देखो, यहाँ पे आपकी ऑर्गन क्लॉक काम आती है। किसी को स्ट्रोक हुआ, टाइम देखो किस समय में हुआ, सबसे पहले वो वाला जिंगबेल पॉइंट यूज करें। क्लियर है। मैम उसके उनके जिंगबेल पॉइंट सारे नेल्स में ही होंगे, मतलब उनको यही यहीं पे प्रेस करने होंगे। देखो, कल मैंने एक चीज और कही थी, यांग मेरिडियन ऊपर से नीचे आती है, यिंग मेरिडियन नीचे से ऊपर जाती है। तो कोई भी यिंग मेरिडियन अगर पैरों पे शुरू होगी, तो उसका पहला पॉइंट पैरों पर होगा, लेकिन अगर कोई मेरिडियन का लास्ट पॉइंट नेल पर मिलेगा, तो वो हाथ वाले पे मिलेगा। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में समझाऊंगी, अभी रहेंगे। अंजलि कुछ कुछ समझ जाएगी। स्टमक मेरिडियन में अंजलि से, मैम इसमें कौन से फिंगर पे कौन सा पॉइंट है, ये आप बाद में बताओगे ना। वो मैंने अभी नहीं बताया, अभी शुरू करूंगी, एक एक मेरिडियन को लेना।
लड़की जो थी ना एक्चुअली वो एक स्टूडेंट आया था मैम उस दिन हमारा क्वेश्चन तो मैम वो और स्कूल में सिंगल पॉइंट उन्होंने कैसे एक्टिवेट करना है वो भी हम लेटर ऑन करेंगे। वहाँ पे वो जाती हेलो जिंगल पॉइंट कैसे एक्टिवेट करना है वो भी हम लेटर ऑन करेंगे, मतलब लेटर ऑन स्टेज में। ठीक है, एक मेडिकल से करेंगे, पहले बताओ किसके बैकलॉग से बात आ रही है। म्यूट हो जाओ जहां से आवाज आ रही। ओके, देखो अंजलि, स्टमक मेगागेन जो है पैरों पे आती है, स्टमक 45 यस मैम, यांग मेगागेन है ना, तो यस मैम, नेल के पास में है, इसलिए वहां पे उसका आखिरी पॉइंट है। ओके मैम, और स्प्लीन यिंग मेगागेन है, तो स्प्लीन का पहला पॉइंट आपको पैरों पे मिलेगा। पैर, अभी कुछ समझ में आया? यस मैम, वो टो पे है मैम स्क्रीन का। अगर पैर के टो में यिंग की मेगागेन है तो उसका पहला पॉइंट होगा, लेकिन अगर यान मेगागेन आ गई तो उसका आखिरी पॉइंट होगा। ओके, यस मैम, कि नेल के कॉर्नर में कोई भी मेगागेन का या तो पहला पॉइंट होगा या आखिरी पॉइंट होगा। ठीक है, अगर वो मेरिडियन यांग होगी मैम तो उसका आखिरी पॉइंट होगा आगे बताओ। नेल। आपके हाथों में ऊपर से नीचे यान मेगागेन है, तो यहाँ पे अगर यान मेगागेन शुरू होगी तो नेल के पास में पहला पॉइंट जो होगा वो यान मेगागेन का होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई यिंग मेगागेन आ गई तो उसका आखिरी पॉइंट होगा। जैसे लंग्स 11, यस मैम, SI1, TW1, LI1, है ना? एल है, ठीक है, और इसी प्रकार पैरों में जितनी भी यिंग मेगागेन होंगी उसका पहला पॉइंट मिलेगा वहां पे। और अगर कोई यांग मेगागेन वहां पर आ गई तो उसका तो आखिरी लास्ट, पॉइंट मिलेगा। यस मैम, ये बाकी सब लोग भी नोट कर लो, बाद में समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, आज हम लंग्स मेगागेन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लंग्स मेगागेन का मतलब हो गया कि हम ड्राइनेस एनर्जी की बात कर रहे हैं। लंग्स मेगागेन लंग्स मेगागेन क्या है? मेटल की यिंग मेगागेन है, और मेटल एलिमेंट की जो यांग मेगागेन है वो एलाई मेगागेन है। ठीक है, इसकी एनर्जी ड्राइनेस है, क्योंकि जो गैसेस हम इनहेल एक्सेल करते हैं उनका नेचर क्या है? ड्राई है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या हो गई? ड्राइनेस हो गई। ठीक है, और जो है आपका लंग्स मेगागेन, लंग्स एज ए ऑर्गन भी देखेंगे तो जो आपकी बॉडी से वेस्ट निकालने का काम जो है वो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। लंग्स पसीने के रूप में, लार्ज इंटेस्टाइन स्टूल के रूप में। ठीक है, इसका कलर ब्राउन या वाइट होता है, यानी कि अगर हम इसे टोन करेंगे तो उसके पॉइंट पर ब्राउन या वाइट कलर लगाएंगे, और अगर इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो इसके कंट्रोलर का रंग लगाएंगे। मेटल का कंट्रोलर कौन है? याद है किसी को? मेटल उसका सन, मेटल का वाटर उसका सन है। फायर, फायर फायर मैम, यस, अगर ड्राइनेस पॉइंट पर, मेटल के पॉइंट पर आप लाल रंग लगाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और उसका अपना रंग यानी कि ब्राउन या व्हाइट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? टोन टोन हो जाएगा। ठीक है, अब लंग्स मेगागेन के बारे में पूछ रहे हैं, तो लंग्स मेगागेन पहले तो मेटल की यिंग मेगागेन है, मेटल एलिमेंट की यिंग मेगागेन है,
और इस चैनल में 11 पॉइंट्स हैं, 11 एक्यू पॉइंट्स हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। 11 एक्यू पॉइंट्स है और शुरू कहाँ से होती है, ये देखो, ये मेरिडियन आपके यहाँ पे जो क्लैविकल बोन होती है, यहाँ से शुरू होके ऐसे आती है आपके हाथों में, लाइक दिस, और ये अंगूठे के बाहर आके खत्म हो जाए। ये देखिए, यहाँ से क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे आपकी क्लैविकल बोन है। यहाँ से देखो यिंग साइड में, ये आपका यिंग है, ये यांग है, तो यिंग मेरिडियन है तो यिंग साइड में मिलेगा, यांग मेरिडियन है तो कहाँ मिलेगा, यांग साइड में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से गुजर कर आपका लंग्स 1, लंग्स 2, आपके जो है फोर आर्म में 2 पॉइंट्स आते हैं, लंग्स 3, लंग्स 4, एल्बो पे लंग्स 5 है, फिर आगे 6, 7, 8, 9, 10। 10 कहाँ आता है आपका, यहाँ आता है, ये 9, ये आपका यिंग है, ये यांग है, ये यिंग है, ये यांग है, देखो। लेट मी पिंग माई सेल्फ। आपकी बॉडी में ये जो फेयरर साइड है दैट इज यिंग, ठीक है, और जो डार्कर साइड है दिस इज यांग, ठीक है। तो अभी कहाँ से मेरिडियन आ गई, यहाँ से शुरू होके इस तरह से जाके फेयरर साइड में ऐसे आके, ये यहाँ से आके ये ऐसे जा रही है और ऐसे करके ये नखून के पास में आके रुक जाए, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डेंस में आपका हाथ का कॉरेस्पॉन्डेंस ये था, शोल्डर यहाँ पर था। अब जब हम इसके पॉइंट्स, अब ये देखो मैंने लंग्स के पॉइंट्स लगाए हुए, मुझे बहुत सर्दी खांसी थी ना कल, आवाज भी नहीं निकल गई थी। ये देखो यहाँ पे मैंने लंग्स के पॉइंट्स लगाए, ये यहाँ पे मेरे लंग्स मेरे आ गए शोल्डर में, यहाँ पे लंग्स 1, 2 है, यहाँ पे आपके लंग्स 1, 2 आ जाएंगे, यहाँ पे आपके 3, 4, यहाँ पे 3, 4 पॉइंट्स थे, यहाँ पे 3, 4 आ जाएंगे। एल्बो पे 5 था, एल्बो का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, यहाँ है, तो लंग्स 5 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आता है लंग्स 9, तो यहाँ पे लंग्स 9 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आता है लंग्स 11, यहाँ पे लंग्स 11 आ जाएगा। देखो आई अंडरस्टैंड आज की क्लास में लंग्स मेरिडियन सिर्फ आपको 10% ही समझ में आएगा, इट इज ओके। मैम यस मैम एक तो है जो बॉडी में जो जा रहा है, एक जो है कॉरेस्पॉन्डेंस में, और ये जो यहाँ पे है वो कॉरेस्पॉन्डेंस पे है, और जो असली में है वो यहाँ पे पॉइंट, जो असली में है वो यहाँ से शुरू होके, यहाँ से शुरू होके यहाँ आती है, हम पे आ रहा है। ठीक है। और जो भी शू पॉइंट्स, देखो हर मेरिडियन में 5 शू पॉइंट्स होते हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे, देखो लंग्स यिंग मेरिडियन है तो हाथ की उंगली पे उसका लास्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। ठीक। और 5 शू पॉइंट्स यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये वाले पॉइंट्स पे हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपके जो 5 शू पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर होंगे, जहां पर आप ट्रीटमेंट करें। मैम ऊपर वाले में नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन जो है क्या होता है कि हम जो एशियन कंट्री है ना, बहुत ही कंजर्वेटिव कंट्रीज है, आजकल तो हम मॉडर्न हो गए, स्लीवलेस भी पहन लेते हैं, है ना। तो जो है कंजर्वेटिव मेल और फीमेल बहुत कपड़े पहन के अपने आप को ढक के रखते हैं, तो इसलिए हमने 2 पॉइंट्स को बनाया यहाँ पर कि इजीली यहाँ से यहाँ तक, और पैरों में भी पैर से लेके घुटने तक आपका सारा इलाज हो जाए। ओके मैम। इसी ऊपर भी कॉरेस्पॉन्डेंस तो मैम यहाँ लगा सकते हैं ना, ऊपर वाले पॉइंट्स। को मैंने भी लंग्स 1 लगाया हुआ है, इस वन आता
है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस जो है बाद में आया, ये जो प्रोफेसर पार्क जे वू थे जिन्होंने सुजोग बनाया, वो ये कॉरेस्पॉन्डेंस लेकर। ओके। और इनको मैम प्राइमरी पॉइंट्स कहते हैं जो ओरिजिनल है। हाँ, इनको तो एक्चुअली इनको ओरिजिनल पॉइंट्स ही बोलते हैं और इसको कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। मैम ठीक। हम ज्यादा वर्क कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट पे वर्क करते हैं या ओरिजिनल पॉइंट्स पे ज्यादा वर्क करते हैं? मनतेज, बिलीव मी, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जितना इफेक्टिव ओरिजिनल पॉइंट्स है उतने ही इफेक्टिव ये भी है। मैम पर कहीं कहीं तो ओरिजिनल बोल मतलब कहीं लिखा रहता है ओरिजिनल पॉइंट पे लगाइए, मतलब कोई एक पॉइंट पूरे प्रोटोकॉल में। देखो आजकल मैं भी ओरिजिनल पे ही लगा रही हूँ, लेकिन 17-18 साल वर्किंग एक्सपीरियंस में मैंने जो है 15 साल का मैग्नेट थेरेपी की है कॉरेस्पॉन्डेंस में। पॉइंट लगाते लगाते आराम आता है। कल सुबह जो सीनियर्स की क्लास में मेरी आवाज नहीं निकल गई थी, वर्षा आई मेरे पास मैग्नेट्स और टेप्स लेकर, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लगाए, उसके बाद मैंने क्लास दी इमीडिएटली। मैम अब मैंने आपको कल खांसी के लिए बोला था, बट आई वॉज इन अ हरी। अब मैं अगर लगाऊं तो यहाँ पे एक इस पॉइंट पे, ऐसे नहीं, पहले बताओ खांसी किस प्रकार की? वायरल के बाद की खांसी है, सूखी खांसी है। सूखी खांसी है। और आती है तो आने लग जाती है, ड्राई हो जाता है, मतलब गला ड्राई हो जाता है, देन आई हैव टू ड्रिंक वाटर, वो फिर थोड़ा सा सबसाइड कर जाता है। और वैसे नहीं आती तो सारा दिन नहीं आती। एक यहाँ पे सिलेक्ट करो, एक यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डेंस में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक बिल्कुल इस पे बात, और एक बीच में, और और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे यस, सिडेट करना। ओके ठीक है। मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भेजा है चाइनीज है, उसमें ना आपका हैंड चार्ट भी है। तो आगे से जब भी मैं चाइनीज पॉइंट्स बताऊंगी आप उस हैंड चार्ट में देख सकते हैं। लेट मी शो। ये टीसीएम हैंडबुक है। इसमें आपका हैंड चार्ट भी बना हुआ है। लेट मी सी कहाँ पर है। उसे हम दूसरे तरीके से देखेंगे। ये देखो, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। मैम विजिबल नहीं है। दिख नहीं रहा दिख रहा है। है? अच्छा एक सेकंड। बलगम वाली फिर LU5 से गई थी। अभी दिख रहा है? दिख रहा है अब? यस मैम। ठीक है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, देखो लिखा है ना आर्म का कॉरेस्पॉन्डेंस लेग का कॉरेस्पॉन्डेंस। ये यांग साइड है, आर्म का कॉरेस्पॉन्डेंस लेग का कॉरेस्पॉन्डेंस। अब ये आपको देखो यहाँ पे लंग्स मेरिडियन दिख रहा है, ये लंग्स 5 है, ये लंग्स 9 है यहाँ पर वाटर जॉइंट के कॉर्नर में, और ये आ गया लंग्स 11। ठीक है, मनतेज लंग्स 11 और लंग्स 9 को सिलेक्ट करो। इसके अलावा भी हैंड चार्ट है, ये सब में इसकी हेल्प से आपको बहुत कुछ मैम बट ये राइट है लेफ्ट है? दोनों में ये मेरिडियंस आपकी बायलेटरल होती हैं। अब इसको देखो, ये आपकी लंग्स मेरिडियन दिख रही है, दिख रहा है ये लंग्स 1, लंग्स 2, लंग्स 3, लंग्स 4, लंग्स 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11।
ये आपके सारे लंग्स के शू पॉइंट्स जो है इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर में आते टुवर्ड्स द थंब, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग से ही लिया गया है। अगर हम ओरिजिनल देखेंगे, आपकी लंग्स की मेरिडियन देखते हैं, ये पेरिकार्डियम है, किडनी, यूबी, हार्ट, ये आगे आपका लंग्स। ये देखो शोल्डर से शुरू हो गए यंग साइड में, तो यंग साइड शोल्डर ये आ गया, ठीक है। एलयू पाइप कहाँ दिख रहा है आपको? एल्बो पे, तो एल्बो का कॉरेस्पॉन्डेंस ये है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। एलयू 9 कहाँ दिख रहा है? ये रेस्ट जॉइंट पर, ठीक है। ऐसे करके देखोगे जो गड्ढा सा पड़ेगा ये एलयू 9 है, ठीक है। फिर ये आगे आपका यहाँ पे लंग्स 10 और लंग्स 11, तो इसलिए यहाँ पे 9, 10 और ऊपर 11। तो मनतेज को कौन सा पॉइंट लगाना है? एलयू 10, एलयू 11, अगर सूखी खांसी है तो। मैम ठीक है। 9 और 11 या 10 और 11? यस, 10 11? हाँ जी, मैम आपने पहले 9 बोला था। हाँ नहीं 9 नहीं करना है, 10 एंड 11। जब बलगम वाली खांसी होगी तो 9 होगा, मुझे लगा था मैम शायद। 5, मैम 5 बोला था। जी 9 एंड 5, मैम 5 बोला था पहले विद बलगम। हाँ, बलगम वाली खांसी में 5 भी यूज होता है, 9 भी यूज होता है। विल डिस्कस इन एडवांस क्लासेस। दोनों भी joints में ही आ रहा है। एक fifth में आ रहा है और एक last में। मैम ऐसा क्यों कि सूखी खांसी के लिए 10 और 11 और बलगम वाली खांसी के लिए 9 और 11? इसके आगे अभी ये शू पॉइंट्स याद करेंगे ना हम, तो एक समझ। मुझे नहीं लगता मुझे इसके आगे आज बताना चाहिए। मैम लंग्स मेरिडियन याद हो गई एक्चुअली। याद हो गई, वेरी गुड। हाँ चलो फिर पर इसके अंदर कौन से पॉइंट पे कौन सी इलनेस का हम ट्रीटमेंट करेंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? अभी मैं बताऊंगी फिर पता चलेगा, जब तक नहीं बताऊंगी नहीं पता चलेगा। अभी आ रही हूँ मैं वहां पे। यहाँ पे देख रहे हैं शू मैम पॉइंट। जब आप तुजिस्तो वो नहीं क्या था, तेजिस तोई जोतो जो था, तो उसमें आपने बोला था यांग जो है आपका ब्राइटर है और यिन डार्कर वाला है। पर अब आप बोल रहे हो कि ब्राइटर जो है वो यिन है और डार्कर वाला यांग है। अभी आपने बोला ना ये यिन। कैसे बताए? यही बोला है, यिंग वाला जो है लाइटर एरिया है, ब्राइटर नहीं लाइटर, और लाइटर। वो यांग है। हाँ तो ये अभी बताया ना, और जब वो तो जिस्तो में था तब आपने आपने जब डायग्राम बनवाया था तो उसमें कहा था कि वो जो डार्क वाला एरिया था वो यिन था, डे वाला जो था वो यांग था। अंजलि समझा सकते हो? मैम वो तो एज अ सिंबॉलिकली बताया गया था वो। मैम ये कभी कंफ्यूजन था ही नहीं मैम। देखो मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, पॉइंट तो अच्छा पकड़ा है। एक दो लाइन। मोहित कह रहा वो मैं जो सर्कल में इन और यांग बताया था मैम, तो वो कह रही है ये। जो यंग को हमने बोला काला वाला जो एरिया है वो यंग है, वो डायग्राम में बताया। अच्छा काला हाँ। वाला इसलिए क्योंकि ये वाला एरिया आप छुपा सकते हो। आप देखो, आप बाजू को ऐसे फोल्ड कर सकते हो, इसके अपोजिट ऐसे फोल्ड कर सकते हो, यानी कि ये एरिया छुप नहीं सकता, ये एरिया छुप जाता है।
जो छिप जाएगा वो डार्कर साइड में आगे बात समझ में? ठीक है, नहीं बहुत ही अच्छा सोच लेकर है ना? सोच एकदम पैरों में भी आप देखो कि जो यांग है वो आपके घुटने में बाहर की तरफ है। क्यों? क्योंकि आपकी लेग्स कैसे फोल्ड होती है, ऐसे फोल्ड होती है ना, है ना? तो जो पेयरल साइड है वो छिप गया, जो छिपा वाला एरिया है उसको डार्कर एरिया में दिखाया, क्योंकि यांग इज कंपेयर विद द डे लाइट। अब डे लाइट एक्सपोज होगा उसका कलर डार्कर होगा। छुपा वाला एरिया इज यिन और जो दिखने वाला एरिया यांग है। हाँ, तो क्योंकि छुपा वाला एरिया छुप गया तो वो डार्कर कलर लाइटर शेड, लाइट शेड। हाँ, छुपा वाला वैसे एरिया लाइट डार्क होगा। हो गया, अदरवाइज वो लाइटर शेड है। मनतेज यिंग और यांग ना पूरा ब्रह्मांड है। आपकी स्पीच में यिंग और यांग एक साथ आएंगे। अगर सिर्फ यांग आएगा तो इतनी स्पीड में बोलोगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो अगर सिर्फ यिंग आएगा तो जब तक आप सेंटेंस कंप्लीट करोगे हम सब अपने घर में पहुंच जाएंगे। यिंग इज स्लो, यांग इज फास्ट। यिंग इज नो मूवमेंट, यांग इज मूवमेंट। आप वॉक कर रहे हो, आप कैसे वॉक करते हो? यू हैव टू लेग्स। जो उठेगा वो यांग है, जो नहीं उठ रहा है वो यिंग है। ठीक है, अगर आप दोनों को यान कर दोगे तो आप हॉप करोगे कि वॉक करोगे? हॉप करके आप इजीली कर पाओगे, थक जाओगे। ठीक है, तो जो उठेगा ये यांग है, जो नहीं उठा वो यिंग है। फिर ये यिंग हो जाएगा, ये यांग हो जाएगा, फिर यांग यिंग हो जाएगा, फिर यिंग यांग हो जाएगा। दिस इज हाउ यू वॉक। आपकी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें यिंग और यांग एक साथ आते हैं। And then yang is the dominant part. यांग इज डोमिनेंट, लेकिन यिंग यांग को अरेस्ट करता है, तभी हमारी डेथ होती। पहले Yes. यांग आएगा, यिंग उसको फॉलो करता हुआ आएगा, तो फर्स्ट यांग इज एक्शन मूवमेंट। ऑलवेज यांग। ठीक है, और यांग के रिस्पॉन्स में जो आएगा वो यिंग होगा। अब जैसे मैंने वॉक बताया ना, यांग, अब यांग के रिस्पॉन्स में यिंग आया। ठीक है, अब यिंग क्या हो गया? यांग हो गया। आपके पूरे दिन में देखो, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में रोशनी नहीं होती, लेकिन डे है, तो डे में यिंग ज्यादा है। दिन के 12 बजे जो है आपका यांग है, जिसमें Yang. यिंग है, शैडो। शाम को क्या हो जाएगा? इवनिंग एंड योर नाइट इज यिंग। वहां पे अंधेरा ज्यादा है, रोशनी कम है ना? तो वो यिंग वाला एरिया है। तो यिंग वाले टाइम पर हम क्या करते हैं? सो जाते हैं, नो मूवमेंट। यांग इज मूवमेंट। अब सोने के समय में आप यांग को एक्टिव करोगे तो क्या होगा? डिजीज आएगा, है ना? तो अगर किसी की बॉडी में यिंग डेफिशिएंट है तो उसको नींद नहीं आएगी। किसी का यांग डेफिशिएंट होगा वो दिन में भी सो जाएगा। स्लोली ग्रेजुअली आएगा समझ में। इट्स नॉट वेरी इजी, आई अंडरस्टैंड। मैम फिर मतलब at the time of death पहले yang जाएगा, followed by in. Yang comes also first and it will go also first. नो नो, नहीं. कंज्यूम्ड बाय यिंग। आप बेड अच्छा. पर यांग है, लेट, आपके दिमाग में सोच चल गई है, लेकिन फिजिकली आप यंग हो गए। अभी कंप्लीट यंग नहीं हुआ। कंप्लीट यंग होता भी नहीं, वो डेथ में होता है। क्या है कि आपका यहाँ का यांग ऑन है, धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा, फिर आप गहरे यंग में चले जाओगे। यांग से यंग की तरफ गए तो यंग ने क्या किया? आपकी यांग को कंज्यूम करने आना। Yes अगर ma'am. यांग को कंज्यूम नहीं करेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। Okay. Overpower. यस, तो इसलिए क्या करेंगे? जिनको नींद नहीं आती उनकी यंग को हम टोन करते हैं।
K6 को टोन करने से अच्छा उसमें हम ट्रिपल वार्मर या उसको नहीं टोन करेंगे, क्या नाम है? मनतेज, हर एक मेरिडियन में यिंग होगा यांग होगा। यिंग की मेरिडियन में भी यिंग होगा यांग होगा, यांग की मेरिडियन में भी यांग होगा यिंग होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यिंग यांग हर चीज में होगा। मैम वो बड़े में छोटी सी बिंदी है। अब मैं जो बोल रही हूँ कंटिन्यूस नहीं बोल रही हूँ, वो यांग है। अब मैं बीच में 2 मिनट के लिए चुप हो जाती हूँ, कभी 1 मिनट के लिए, कभी कुछ सेकंड्स के लिए, वो क्या है? यिंग है। अगर मैं बिना चुप हुए कंटिन्यूस नहीं बोलूंगी, आप लोगों के सर में दर्द होगा कि नहीं होगा? मैं आपको बोलने का मौका ही नहीं देती, खुद ही बोले जा रही हूँ। आपको क्लास में मजा आएगा? तो मैम यहाँ उस समय आप यांग हो जाएंगी। वी विल बी इन। हो ही नहीं सकता ना कि ज्यादा यांग भी नहीं, मतलब उसमें कुछ थोड़ा तो ये होगा ही, कहीं तो स्टॉपेज आपको चाहिए ही होगी। हाँ, पॉज तो चाहिए। पॉज सांस लेने के लिए या 2 मिनट के लिए। एक्टिविटी विद पॉज। पॉज क्या है? यिंग है। एक्टिविटी क्या है? यांग है। एक डाउट है, ये जो आपने बताया था ये इतना सूखी खाता लगता इस बारे में एलयू 9.7 था 10 और 11, LU 10, LU 11, सिगेट 10 डिग्री 2 डिग्री मतलब ये बंदों वाली की किस में क्या था, मैं तो कितना लगाया 5 और 9 था मेरी 9 था LU 5, LU 9 9 तक है बढ़ा है। सिगेट ही होगा। अच्छा सब ठीक देखो, जब भी कोई बीमारी आती है हम सिगेशन यूज करते हैं, और जब बॉडी में किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी होती है तब हम टोन करते हैं। दूसरी चीज आपने ये बताया कि 6 को कॉल कर मोस्ट यंग पॉइंट इज K6। किडनी सबसे ज्यादा यंग है ना? नो मूवमेंट। किडनी की यंग को टोन करोगे अच्छी नींद आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे आपकी हर एक मेरिडियन और यांग मेरिडियन दोनों के पास 5 शू पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमारे अब दो जो है चाइनीज जो है वो प्रकृति के हिसाब से चलती है। चाइनीज ने देखा हमारी प्रकृति में 2 मोटे मोटे बदलाव होते हैं। ठीक है, एक होता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन इज फॉलोड बाय समर्स। फिर ऑटम आता है, ऑटम इज फॉलोड बाय विंटर्स, है ना? तो जो स्प्रिंग सीजन के बाद जो समर आता है उन्होंने इस साइकिल को बोला यिंग वाला साइकिल है, और जो पतझड़ के बाद जो विंटर्स आता है उन्होंने बोला यहाँ पे यांग साइकिल। ठीक है, क्योंकि यिंग की शुरुआत यांग से होती है और यांग की शुरुआत यिंग से होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब हम यांग मेरिडियन के शू पॉइंट्स बनाएंगे, क्रिएशन साइकिल क्या है? व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। पहले वुड देन फायर, तो उसमें यिन वाले में मुझे लगता है पहले वुड फायर ऐसे चलेंगे, यस, और यांग वाले में पहले वाटर और फिर मतलब इस तरह ऑपोजिट वे में चलेंगे शायद। ये कनेक्शन, ये एरर क्यों आ रहा है अभी व्हाइट बोर्ड में? देखो, एक है आपका यिन साइकिल और एक है यांग साइकिल। ठीक है, यांग साइकिल जो है वो आपकी मेटल से शुरू होती है। क्रिएशन साइकिल आपको पता है, तो जितनी भी यांग मेरिडियन है उसका पहला पॉइंट जो कि नखून के पास है वो मेटल पॉइंट होगा, और जितनी भी यिंग मेरिडियन है उसका पहला पॉइंट जो कि नखून के पास होगा वो वुड पॉइंट होगा। व्हाई नॉट बॉटम?
Why not yang ring start from water? Why not? मैंने कहा कि एक तो स्प्रिंग सीजन से सीजन शुरू होता है, एक या ऑटम से। ऑटम से आगे विंटर्स आ जाती है, स्प्रिंग के बाद क्या आ जाता है? Summers. समर्स। Summer, ठीक है, summer. अब देखो, अगर सीजन्स याद हो एक बार बुक में देख लेना, जो मैंने आप लोगों से बुक शेयर की है, तो आपका जो सीजन है, जो स्प्रिंग है, वो आपका वुड एलिमेंट है। ठीक है, समर्स आपका फायर है। ठीक है, फिर जो आपका मॉनसून आता है, जिसे हम लेट समर कहते हैं, मॉनसून, वो आपका अर्थ एलिमेंट है। ह्यूमिडिटी हो जाती है ना, पसीने ज्यादा आते हैं। Yes. ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑटम सीजन, अभी अक्टूबर में होता है। ये आपका मेटल एलिमेंट है। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है विंटर्स। ये आपका किडनी एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट, सॉरी। यानी उसके शू पॉइंट्स ऐसे शुरू होंगे, यांग के मेटल, वाटर, वुड, फायर, अर्थ, यस, और यिन के यिन वाली उसके वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। यस, गुड, वेरी गुड। तो यंग का जो शू पॉइंट्स आपके, हम इनको बोलेंगे शू पॉइंट्स। ठीक है, तो यंग मैग्नेटिक का जो फर्स्ट पॉइंट, जो मैंने यहाँ वाला पॉइंट बताया, ये कौन सा पॉइंट हो गया? वुड पॉइंट हो गया। इसके बाद आया नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया फायर। इसके बाद आ गया अर्थ, फिर मेटल। लास्ट पॉइंट कहाँ मिलेगा? एल्बो पे वाटर पॉइंट, है ना। फर्स्ट पॉइंट कहाँ मिलता है? नेल के पास में। आखिरी पॉइंट कहाँ मिलेगा? हाथों में, एल्बो पर, पैरों में, घुटने पर। ये कुछ पॉइंट्स याद कर लो, आपको मेरिडियंस इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यिंग में क्या है? वुड, फायर, अर्थ, देन मेटल एंड वाटर। ठीक है, मैम अगर हम लंग्स वाले का लेकर चलेंगे तो L1 जो है हमारा वुड वाला है, ठीक है। नहीं, LU1। यहाँ पे आता है। शू अच्छा। पॉइंट कहाँ शुरू होंगे? नखून के पास से। हम्म। तो लंग्स 11 यहाँ पे आ गए, ओके। हम्म। समझ गए? तो इसलिए ये वुड पॉइंट है, लंग्स 11। देखो, यिंग मेरिडियन है, यिंग मेरिडियन का पहला पॉइंट पैरों की नखून के पास होगा। अगर हाथ की नखून के पास है तो उसका आखिरी पॉइंट होगा। ठीक है, और बैटरी चार्ज कहाँ होती है? नखून के पास से। इसलिए शू पॉइंट ये वाला ले गए, ये वाला नहीं ले गए। इसको हमने शू पॉइंट नहीं बोला। यहाँ पे किडनी का एसेंस आएगा, जिंक एसेंस। ठीक है, अब उसको चार्ज करने के लिए में क्या चाहिए? पावर चाहिए। पावर हमें कहाँ मिल गई है? कॉस्मोस से। कॉस्मोस कहाँ से चार्ज करेगा? यहाँ से। तो आपने जब भी यहाँ पे मेथी दाना लगाओगे, आपकी लंग्स की एनर्जी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। गॉट इट? और जब तक जैसे हमें कुछ भी ना पता हो, तो अगर हमें लंग्स के पॉइंट लगाने हैं तो हम यहाँ पे मेथी दाना की स्ट्रिप लगाएंगे तो ये पूरे लंग्स के ही पॉइंट आ जाएंगे, हाँ, यहाँ पे लंग्स मेरिडियन है ना। पूरा। ये पूरी मेरिडियन, क्योंकि बिकॉज ये सारी आई पूरी कुछ पॉइंट्स है इसमें, 11 पॉइंट्स हैं, तो यह पूरी मेथी दाना की स्ट्रिप से कर सकते हैं हमसे कवर, अगर अगर हम लंग्स पे कुछ भी वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, और यान मेरिडियन का पहला पॉइंट क्या होगा? मेटल होगा। फिर वाटर, वाटर के बाद क्या आता है? वुड। क्रिएशन साइकिल के हिसाब से वुड के बाद क्या आएगा? फायर। फायर। और यहाँ पे आखिरी पॉइंट हो गया अर्थ।
हाँ मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है इसको। देखो जितने भी मेरिडियंस है ना, ठीक है, या तो देखो एक बात और दूसरे तरीके से समझाती हूँ। जितनी भी मेरिडियंस है, ओके, उसका उसकी शुरुआत या तो चेस्ट से होगी या फेस से, ठीक है, या हमारे हाथ या पैर के नखूनों पर भी, ठीक है। यहाँ पे या तो पहला पॉइंट होगा या आखिरी पॉइंट होगा। उसी प्रकार हाथ के नखूनों पे, पैर के नखूनों पे उसका या तो पहला पॉइंट होगा या आखिरी पॉइंट, ठीक है। सब मेरिडियन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से शुरू होगी और डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे जाकर खत्म होगी, ठीक है। तो जितनी भी यंग मेरिडियंस है, उसका या तो पहला पॉइंट या आखिरी पॉइंट आपको चेस्ट पर मिलेगा। लेकिन यहाँ से बैटरी चार्ज नहीं होती। बैटरी कहाँ से चार्ज होती है? यहाँ से चार्ज होती है, नखूनों से। इसको तो हम ढक के रखते हैं, है ना। यहाँ से चार्ज होगी। तो ये जो है यहाँ पे जो आपका पॉइंट होगा वो मेरिडियन का पहला शू पॉइंट होगा, ठीक है। अब जो है रिंग मेरिडियन का जो पहला शू पॉइंट है वो वुड होगा। और जितनी भी यान मेरिडियन कहाँ आती है? ऊपर से नीचे आती है। यंग मेरिडियन नीचे से ऊपर जाती है। नीचे से ऊपर कौन सा एलिमेंट जाता है? वुड। इसलिए यंग मेरिडियन का पहला पॉइंट रखा गया वुड। यान मेरिडियन ऊपर आती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस की एनर्जी क्या है? ड्राइनेस। इसलिए यांग मेरिडियन में जो पहला पॉइंट रखा गया वो मेटल पॉइंट, ठीक है। इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, इससे ज्यादा आज मैं नहीं बताऊंगी। फिर मैं आगे बताऊंगी लंग्स के 5 शू पॉइंट्स। क्लियर है? चलिए यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। नमस्कार। थैंक यू।